हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलिट ट्यूटर्स। चलिए इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं पार्ट 4। और इसके पहले तक 3 पार्ट हो गया ग्रेविटेशन का। तो चलिए पार्ट 4 में या 4th वीडियो में हम देखने वाले हैं न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो चलिए देखते हैं ये क्या है। तो टेक्स्ट बुक में लिखा है कि ऑल द अबव कंसिडरेशंस इंक्लूडिंग केप्लर्स लॉ लेड न्यूटन टू फॉर्मुलेट हिज थियरी ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटी। तो इसका मतलब क्या है कि ऑल द अबव कंसिडरेशंस मतलब लास्ट की वीडियोस में हमने जो भी देखा था वो जिसके अंदर आप केप्लर्स के लॉ को भी समझिए। तो केप्लर्स के लॉ को स्टडी करने के बाद न्यूटन ने खुद का एक थियरी दुनिया को दिया जिसको बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटी। उन्होंने एक फार्मूला दिया, यूनिवर्सल ग्रेविटी का एक फार्मूला दिया। तो ये फार्मूला उन्होंने कैसे दिया, मतलब उनको हेल्प लेना पड़ा केप्लर्स के लॉ को देखकर। मतलब केप्लर ने जो भी लॉज बताए थे, जैसे आपने देखा केप्लर का फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ और बाकी मतलब सारी चीज़ों को कंसिडर किया, केप्लर के लॉ को भी कंसिडर किया और फिर न्यूटन ने एक नतीजा निकाला और उन्होंने एक फार्मूला दिया दुनिया को जिसको बोलते हैं थियरी ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटी। और देखिए आगे क्या लिखा है। अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, मतलब इस थियरी के अकॉर्डिंग में एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ डेफिनेट फोर्स। तो यहाँ पे दो एग्जांपल दिख रहा है। रियल में क्या होता है कि हर ऑब्जेक्ट जो यूनिवर्स में प्रेजेंट है, चाहे वो छोटा बॉडी हो चाहे वो बड़ा बॉडी हो, तो अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, ये जो यूनिवर्सल ग्रेविटी का जो थियरी न्यूटन ने दिया है, इस थियरी के अकॉर्डिंग से एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स में जो भी ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट, वो हर दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है और विद ए डेफिनेट फोर्स, एक फिक्स फोर्स से। अभी आपको समझना है आगे वीडियोस में। यहाँ तक इतना समझिए कि यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जितने भी बॉडीज़ है, चाहे वो हेवनली हो चाहे अर्थ के ऊपर कोई भी बॉडीज़ हो, ये सब एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं एक डेफिनेट फोर्स से। ये थियरी है यूनिवर्सल ग्रेविटी की थियरी जो न्यूटन ने दिया। तो अब ये जो फोर्स के बारे में न्यूटन ने बताया, अब न्यूटन कुछ उस फोर्स के कैरेक्टर्स को बता रहे हैं कि वो फोर्स किस तरह होता है। तो यहाँ पे लिखा है कि दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस। जैसे उन्होंने जो फॉर्मूला दिया उसमें ये प्रोपोर्शनल का साइन है, ए नहीं है स्टूडेंट्स, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है। तो उन्होंने बोला कि दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स। जैसे अगर ये दो ऑब्जेक्ट हैं तो इसका भी कुछ मास है और इसका भी कुछ मास है, दोनों के मास को जब आप प्रोडक्ट करोगे, जब मल्टीप्लाई करोगे तो एक वैल्यू बनेगा, ठीक है। तो वो जो वैल्यू है उसके हिसाब से फोर्स होता है। मतलब डायरेक्ट प्रोपोर्शन बोला है, इसका मतलब ये होता है कि अगर मास का प्रोडक्ट जो है बढ़ेगा तो फोर्स भी बीच का जो है बढ़ेगा। देखिए ये सपोज 10 kg है और ये सपोज करिए 5 kg है, तो 10 5 50 kg दोनों का प्रोडक्ट है। तो 50 kg पे जो भी फोर्स इन दोनों के बीच में आ रहा है, अगर यही मास चेंज हो जाता है, ये 5 से इसको 15 कर दीजिए, इसको 100 कर दीजिए और दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो 1500 जो आ रहा है, तो उसमें अब दोनों का प्रोडक्ट, दोनों के मास का प्रोडक्ट ज़्यादा हो गया, तो उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है एक दूसरे को खींचने का वो भी ज़्यादा हो जाएगा। मतलब इनके बीच में जो फोर्सेस आ रहे हैं वो किसके ऊपर डिपेंड हो रहे हैं, इन दोनों के मास को मल्टीप्लाई करने पे जो वैल्यू बन रहा है उसके ऊपर डिपेंड हो रहे हैं। अब देखिए ये जो ऑब्जेक्ट है ये इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा अपनी तरफ खींचने के लिए, इसलिए इसका डायरेक्शन इस तरफ रहेगा। और ये जो ऑब्जेक्ट है ये इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा अपनी तरफ खींचने के लिए। एक चीज़ आप याद रखिए, दोनों का जो फोर्स है, दोनों का डायरेक्शन देखिए डिफरेंट है। इसका डायरेक्शन इस तरफ है, इसका डायरेक्शन इस तरफ है, लेकिन जो भी डेफिनेट फोर्स इसके अंदर आ रहा है, इन दोनों के बीच में जो भी फोर्स यहाँ पे मिलेगा, जो अभी अब तक हमको नहीं पता है, वो तो फॉर्मूले से पता चलेगा अगर हम सम सॉल्व करेंगे तभी। तो यहाँ पे फिलहाल जो भी फोर्स आप अज्यूम करते हो कि ये इतने फोर्स एक दूसरे को खींच रहे हैं, याद रखिए कि दोनों का फोर्स सेम है। ये भी उतना ही फोर्स इसके ऊपर अप्लाई कर रहा है, ये भी उतना ही फोर्स इसके ऊपर अप्लाई कर रहा है। इनफैक्ट अगर आपको एक बताऊं कि अगर हम हवे में हैं तो अर्थ हमको जिस फोर्स से अपनी तरफ खींच रहा है, हम भी अर्थ के ऊपर वही फोर्स से फोर्स अप्लाई करते हैं, लेकिन फिर भी हम अर्थ के ऊपर गिरते हैं, ना कि अर्थ हमारे पास ऊपर चलाता है। इसकी वजह क्या है ये तो हम आगे देखने वाले, एक्सीलरेशन इसकी वजह, चलिए बाद में देखेंगे। फिलहाल यहाँ पे समझिए कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन की बात तब होता है जब ये क्वांटिटी बढ़ता है तो ये क्वांटिटी भी बढ़ेगा। मतलब इनका मास का मल्टीप्लिकेशन अगर बढ़ते जाएगा तो इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो भी बढ़ते जाएगा। लेकिन साथ ही साथ न्यूटन ने और भी एक चीज़ बताया है कि एंड इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अब इनके बीच में कुछ डिस्टेंस है, अब वो डिस्टेंस कहाँ से होता है पहले ये समझिए। डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक नहीं होता है, इस बॉडी का जो सेंटर है वहाँ से लेके इस बॉडी का जो सेंटर है उनके बीच का डिस्टेंस, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस, ये डिस्टेंस देखिए यहाँ से बता रहा है, यहाँ पे बता रहा है कि यहाँ से
और यहाँ से मतलब ये डिस्टेंस, ना कि डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक समझिए। तो इसके ये इन्वर्स रिलेशन में होता है, वो भी स्क्वायर में। अभी फ़िलहाल आप स्क्वायर मत समझिए। अब देखिए ये जो न्यूटन को ये फॉर्मूला मिला है ये यूं ही नहीं मिल गया है, उसने भी बहुत सारी कोशिश की है। फिलहाल हमको ये नहीं समझना है कि न्यूटन ने लाया कैसे ये फॉर्मूला, आपको सिर्फ समझ के चलना है कि ये फॉर्मूला न्यूटन ने दिया, जहाँ पे इन्वर्स रिलेशन रहेगा स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स और डायरेक्ट रिलेशन रहेगा बिटवीन द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। ये आपको समझना है, ये आपका क्वेश्चन नहीं है कि कहाँ से उसको ये फॉर्मूला मिला है, वो भी है उसका रीज़न है, इसी किसी को फॉर्मूला नहीं मिलता है। तो यहाँ पे देखिए इसका इन्वर्स रिलेशन, अब इन्वर्स में और डायरेक्ट में फ़र्क मैंने आपको पहले ही बताया, अभी बता रहा हूँ कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन तब होता है जब एक क्वांटिटी बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ता है। अगर मास का प्रोडक्ट बढ़ रहा है तो उनके बीच का अट्रैक्शन फोर्स भी बढ़ रहा है। लेकिन इन्वर्स प्रोपोर्शन में उल्टा होता है, अगर डिस्टेंस बढ़ेगा, डिस्टेंस अगर इंक्रीज़ होगा, ये बॉडी अगर और दूर चला जाएगा या ये बॉडी और दूर चला जाएगा, ऑल्दो इनका मास वही रहेगा जो अभी है, लेकिन इनके बीच का जो फोर्स है वो कम हो जाएगा। मतलब डिस्टेंस इंक्रीज़ हुआ तो फोर्स डिक्रीज़ हुआ, जस्ट अपोजिट हुआ। देखिए प्रोडक्ट ऑफ मास इंक्रीज हुआ तो फोर्स भी इंक्रीज हुआ, प्रोडक्ट ऑफ मास इंक्रीज हुआ तो अट्रैक्शन फोर्स भी इंक्रीज हुआ, उसको बोलेंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डिस्टेंस इंक्रीज हुआ तो फोर्स डिक्रीज हुआ, अपोजिट हो रहा है स्टूडेंट्स। जब भी ऐसा अपोजिट होता है तो उसको हम बोलते हैं इन्वर्स प्रोपोर्शन। ये दो फैक्टर पे काम करता है ग्रेविटेशन, इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये न्यूटन ने बताया कि इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये दो चीज़ों पे काम करता है, एक तो प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस और उनका डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, ये आपको समझना है। तो ये जो स्टेटमेंट लिखा है कि दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स एंड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इसका पूरा मीनिंग यही है कि अगर बॉडी के मास बढ़ते जाएंगे तो इनके बीच का फोर्स बढ़ते जाएगा, अगर बॉडी को दूर करते जाओगे, इंक्रीज करते जाओगे डिस्टेंस को, तो फोर्स डिक्रीज होगा। मतलब एक इंक्रीज होता है तो दूसरा डिक्रीज होता है, जिसको इन्वर्स बोलेंगे, और दूसरा दोनों का प्रोडक्ट अगर इंक्रीज हो रहा है तो दोनों के बीच का फोर्स भी इंक्रीज हो रहा है, जिसको आप डायरेक्ट बोलोगे। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। फिर देखिए केपलर के बारे में कुछ और बताया है, यहाँ पे क्या लिखा है, एन इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट केपलर के बारे में। तो योहान्स केपलर जिनका लाइफ स्पैन है 1571 से 1630, वॉज अ जर्मन एस्ट्रोनॉमर। ये एक जर्मनी के एस्ट्रोनॉमर थे एंड मैथमेटिशियन भी थे ये। ही स्टार्टेड वर्किंग एज ए हेल्पर टू द फेमस एस्ट्रोनॉमर टाइको ब्राही इन प्राग इन 1600। तो ये एक फेमस एस्ट्रोनॉमर और थे जिनका नाम था टाइको ब्राही, ब्राहे भी बोलते हैं, तो टीको ही बोला जाता है कहीं कहीं पे, तो जो भी आप प्रोनाउंस करिए आपको स्पेलिंग याद रखना है। तो टाइको ब्राही इन प्राग इन 1600। तो 1600 का ज़माना था और उस टाइम पे केपलर जो थे ये टाइको ब्राही के अंडर में एक हेल्पर जैसा काम करते थे। देखिए क्या पोजीशन था किसका, फेमस साइंटिस्ट केपलर का। फिर क्या हुआ कि आफ्टर द सडन डेथ ऑफ ब्राही इन 1601, तो हुआ क्या कि एक साल के बाद 1601 में ब्राही अचानक क्या हो गया, उनका डेथ हो गया। तो केपलर वॉज अपॉइंटेड एज ए रॉयल मैथमेटिशियन इन हिज प्लेस। तो अब केपलर जो उनकी हेल्प कर रहे थे अभी तक, अब उनको वही रॉयल मैथमेटिशियन का दर्जा दिया गया। मतलब उतने ही अथॉरिटी से जितने अथॉरिटी से टाइको ब्राही काम करते थे, सेम पावर्स के साथ अब ये वो सारे पावर्स मिल गए किसको, केपलर को। तो उसको बोलते हैं हम रॉयल मैथमेटिशियन इन हिज प्लेस बोल सकते हैं आप, या पूरा पोजीशन ऐसे समझिए कि जितना भी जो भी ड्यूटीज़ था टाइको ब्राही का, जो भी पोजीशन था वो पोजीशन अब केपलर को मिल गया। फिर आगे क्या लिखा कि केपलर यूज्ड द ऑब्जर्वेशंस ऑफ प्लैनेटरी पोजीशंस मेड बाय ब्राही टू डिस्कवर द लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। तो इसका क्या मतलब है कि केपलर यूज्ड द ऑब्जर्वेशंस ऑफ प्लैनेटरी पोजीशंस मेड बाय ब्राही। तो ब्राही ने जो भी प्लैनेटरी पोजीशन जो ब्राही ने ऑब्जर्व किया था, जो भी स्पेस में उन्होंने प्लैनेट्स का मूवमेंट को, उनके पोजीशन को जो उन्होंने ध्यान दिया था, ऑब्जर्व किया था, जो रिकॉर्ड्स उन्होंने लिखा था, जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने कलेक्ट किया था, वो सब अब केपलर ने क्या क्या मालूम है स्टडी करना चालू किया। और उन्होंने फिर इसके बेस पे क्या क्या अपना जो प्लैनेटरी मोशन का जो लॉस था, जो हमने 3 लॉस देखा है, वो उन्होंने डिस्कवर किया। मतलब केपलर ने हेल्प लिया किसका, टाइको ब्राही का। फिर आगे क्या लिखा कि ही रोट सेवरल बुक्स। फिर इन्होंने अपने भी खुद काफ़ी बुक्स लिखे। His work was later used by Newton in postulating his law of gravitation। और ये वीडियो में जो हम लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ने वाले हैं, अब ये जो न्यूटन ने हमको दिया है लॉ, ये न्यूटन ने केपलर का हेल्प लिया। समझिए केपलर्स के लॉ को पढ़कर, केपलर्स के ऑब्जर्वेशंस को पढ़ के, उसके ऊपर वर्क करके न्यूटन ने यहाँ पे एक लॉ दिया जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। चलिए वो देखते हैं।
तो देखिए क्या लिखा है कि फिगर 1.5 मतलब ये वाला जो फिगर है टेक्स्ट बुक में शोज टू ऑब्जेक्ट्स विथ मासेस m1 एंड m2 केप्ट एट ए डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। तो दो ऑब्जेक्ट हैं, एक का मास m1 है और एक का मास m2 है, दोनों का मास डिफरेंट है, आप साइज़ को देख के भी समझ सकते हो। एक का मास हैवी है और एक का थोड़ा सा कम है, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो d है। यहाँ पे जो दिया है उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो d है, और यहाँ पे भी रिप्रेजेंट करके दिया है। और आप याद रखिए, स्पेरिकल बॉडी रहेगा तो उसका जो सेंटर है वहाँ से लेके दूसरे स्पेरिकल बॉडी के जो सेंटर उनके बीच के डिस्टेंस को ही आपको लेना है। जो d लिया है कहीं कहीं पे r भी लिया जाता है स्टूडेंट्स, लेकिन वो रेडियस नहीं है बल्कि वो दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस है वो है। तो ये फिगर बता रहा है। फिर आगे क्या लिखा कि मैथमेटिकली, अब मैथमेटिकली अगर आप चलते हो तो द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दीज टू बॉडीज कैन बी रिटर्न एज। अब इन दोनों बॉडीज के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ रहा है, क्योंकि न्यूटन ने ही बताया कि यूनिवर्स में जो भी ऑब्जेक्ट्स, जो भी बॉडीज प्रेजेंट है, सब एक दूसरे को एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अपनी तरफ खींच रहे, एक डेफिनेट फोर्स है। तो इनके बीच में भी एक फोर्स है। ये क्या कर रहा है, इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है अपनी तरफ खींचने का, और ये जो है ये इसकी तरफ अप्लाई कर अपनी तरफ खींचने का। और दोनों का जो फोर्स है उनका डायरेक्शन अपोजिट है, लेकिन दोनों का फोर्स सेम है। और जैसे मैंने बोला था, अगर हम एयर में हैं तो जितना फोर्स जितना फोर्स अर्थ हमारे ऊपर अप्लाई कर रहा है उतना ही फोर्स हम भी अर्थ के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन हम ऊपर से अर्थ की तरफ आते हैं, लेकिन अर्थ हमारे पास नहीं आता है। और ये क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे मैटर जो करता है वो एक्सेलरेशन मैटर करता है स्टूडेंट्स। सपोज ये दोनों यहाँ पे एक जगह पर रखे हैं। अब अगर ये जितना ज़्यादा हैवी रहेगा ये उतना एक्सेलरेशन इसके ऊपर प्रोड्यूस करेगा। एक्सेलरेशन मतलब अपना यहाँ से मूवमेंट इसके वेलोसिटी में चेंज करेगा। अभी इसका वेलोसिटी 0 है, सपोज ये एकदम एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, तो इसको जो एक्सेलरेशन मिलेगा, जैसे अगर आप बाइक पे बैठे और आप एक्सेलरेशन करते हो तो बाइक शुरू हो जाती है, वैसे अगर ये रुका हुआ है तो इसके ऊपर जो एक्सेलरेशन होगा वो इसके वजह से होगा। और एक्सेलरेशन डिपेंड करता है साइज़ के ऊपर, जितना बड़ा साइज़ रहेगा उतना ज़्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा दूसरे के ऊपर। तो ये जो हैवी मास वाला बॉडी है ये एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा इसके ऊपर, और जिसकी वजह से इसको मूव होना पड़ेगा। उसी तरह अर्थ क्या करता है, वो सबसे ज़्यादा हैवी ऑब्जेक्ट है, और हम अगर एयर में हैं तो वो एक्सेलरेशन हमारे ऊपर प्रोड्यूस करता है, और वो एक्सेलरेशन से हम आते हैं ज़मीन के ऊपर, जो आपको पता है कि जिसको बोला जाता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो 9.8 मीटर पर सेकेंड है, आपको पता भी है। तो इसलिए आप समझिए कि अर्थ हमारी तरफ नहीं आ सकता है, क्योंकि अर्थ के ऊपर जो हम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करते हैं वो ना के बराबर है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मैसिव ऑब्जेक्ट है, बहुत ज़्यादा हैवी बॉडी है। तो ये आप एक चीज़ समझिए। तो मैथमेटिकली इन दोनों के बीच में जो फोर्स आ रहा है वो किस तरह पता चलेगा, तो वो न्यूटन ने यहाँ पे ये फॉर्मूले से दिया है कि फोर्स जो है, ये हमने ऑलरेडी देखा कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अब देखिए, डायरेक्ट प्रोपोर्शन या प्रोपोर्शनलिटी की बात करेंगे तो हमने पिछले पार्ट 3 वीडियो में हमने एक प्रोपोर्शनलिटी का मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिया था। मैं बताता हूँ आपको, ये वाला मैंने कुछ ये एग्जांपल दिया था, जहाँ पे ये दो क्वांटिटी था, एक नंबर ऑफ पेन्स था और एक प्राइस ऑफ पेन था, जहाँ पे दोनों के बीच का जो रिलेशन मैंने आपको बताया था डायरेक्ट वेरिएशन था। मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, ये मैंने आपको बताया था। तो जब भी, और मैंने आपको कांस्टेंट के बारे में बोला था, देखिए दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपको एक सेम वैल्यू मिलेगा 1/2 1/2 1/2। तो आपको इतना समझना है कि जब भी वेरिएशन रहता है, प्रोपोर्शनल रहता है, जब भी कोई नंबर्स जो प्रोपोर्शन में होते हैं तो वहाँ पे एक कांस्टेंट ज़रूर होता है। जैसे यहाँ पे हमने के लिया था और के का वैल्यू हमने हाफ फाइंड आउट किया था। यहाँ पे इन दोनों के बीच में डायरेक्ट वेरिएशन है। कभी कभी दो वेरिएशन एक साथ एग्जिस्ट होता है, जैसे अभी हमने न्यूटन में देखा कि डिस्टेंस के साथ इन्वर्स रिलेशन है और मासेस के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। तो जब दो वेरिएशन एक साथ एग्जिस्ट करता है तो दोनों को मिला के भी एक कांस्टेंट होता है। मतलब आपको इतना समझना है कि जब भी प्रोपोर्शनैलिटी का टर्म आता है तो एक कांस्टेंट वहाँ पे ज़रूर रहता है, यही आपको समझना है। जैसे यहाँ पे भी ये दोनों प्रोपोर्शन थे डायरेक्ट में, तो यहाँ पे हमने के का वैल्यू या कांस्टेंट का वैल्यू फाइंड आउट किया हाफ। उसके बाद हमने फिर देखा था कि एक चीज़ दिया रहेगा, एक क्वांटिटी, तो दूसरा हम इस कांस्टेंट की मदद से फाइंड आउट कर सकते थे। तो आपको सिर्फ इतना समझना है इस वीडियो में कि अगर प्रोपोर्शनैलिटी का कोई कंसेप्ट है तो वहाँ पे कांस्टेंट भी है, और वही चीज़ आपको यहाँ पे न्यूटन की तरफ चलना है। और एक चीज़ है कि अगर इन दोनों में एक डायरेक्ट वेरिएशन है तो ये उसका सिंबल है, और जैसे इस सिंबल को हम इक्वल में कन्वर्ट करते हैं तो जो हमारा प्रोपोर्शनैलिटी जो कांस्टेंट था वो वहाँ पे इंट्रोड्यूस हो जाता है। तो यहाँ पे के हमने लिखा है, जब हमने क्या किया है, ये वाले सिंबल को चेंज किया। तो यही चीज़ हम न्यूटन में हमको देखना है।
जैसे देखिए ये है वो डायरेक्ट वेरिएशन का सिंबल। तो फोर्स जो इनके बीच में आ रहा है वो कितना आ रहा है, वो डिपेंड करता है प्रोडक्ट ऑफ मासेस के ऊपर, और डिपेंड करता है डिस्टेंस बिटवीन देम। उनके साथ वो एक के साथ वो डायरेक्ट वेरिएशन कर रहा है और एक के साथ इन्वर्स वेरिएशन कर रहा है। तो इसका मतलब है कि अगर ये प्रोपोर्शनैलिटी यहाँ पे आ रहा है डायरेक्ट और इन्वर्स एक साथ, तो इनका भी एक कांस्टेंट ज़रूर होगा। अब वो कांस्टेंट को न्यूटन ने के नहीं अजूम करके जी अजूम किया स्टूडेंट्स, जिसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशन बोलेंगे। तो जैसे हम ये सिंबल को चेंज करेंगे इक्वल में, तो वो के जो इंट्रोड्यूस करने का था वो यहाँ पे जी करके इंट्रोड्यूस हो गया। अब देखिए जी, वहाँ पे के का मैंने वैल्यू आपको बताया था हाफ है, इसका भी कुछ वैल्यू है, ये न्यूटन को उस वक्त नहीं पता था स्टूडेंट्स। अब अगर आपको ये जी का वैल्यू मिल जाता है, आपको दोनों का मास मिल जाता है, आपको दोनों के बीच का डिस्टेंस मिल जाता है, आप अगर मास को मल्टीप्लाई करते हो आपस में, डिस्टेंस को स्क्वायर करते हो, दोनों को डिवाइड करते हो, जी के साथ मल्टीप्लाई करते हो, तो आपको वो फोर्स ज़रूर मिल जाएगा जो इन दोनों एक दूसरे को क्या कर अपनी तरफ खींच रहे हैं। लेकिन आप समझिए वो फोर्स, जितना फोर्स से ये खींच रहा है उतना ही फोर्स से ये भी खींचेगा, लेकिन एक्सीलरेशन ये प्रोड्यूस करेगा इसके ऊपर, जिसकी वजह से ये इस तरफ मूव होना चालू होगा। कितनी स्पीड से मूव होएगा वो तो डिपेंड करेगा जब हम वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे समझिए कि ये जो जी है ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, जो के जगह पे जी लिया गया है, जो न्यूटन ने फाइंड आउट किया था। न्यूटन ने बताया था कि ये प्रोपोर्शनैलिटी है तो वहाँ पे कांस्टेंट रहेगा, और वो कांस्टेंट जी है। हालांकि ये जी का वैल्यू न्यूटन ने नहीं फाइंड आउट किया, किसी और ने फाइंड आउट किया है। ये जी का वैल्यू भी मिल चुका है स्टूडेंट्स, वो एक्सपेरिमेंटली किसी और ने फाइंड आउट किया, जो हम वीडियो में देखने वाले हैं। तो ये एक आपको याद रखना है कि अगर आपको फोर्स फाइंड आउट करना है तो आपके पास यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू होना चाहिए जो आपको मिलने वाला है, दोनों बॉडी का मास होना चाहिए, दोनों बॉडी के बीच में जो डिस्टेंस है वो होना चाहिए, और इसको सॉल्व करने के बाद आप दोनों बॉडी के बीच में कितना फोर्स आ रहा है, अट्रैक्शन फोर्स आ रहा है, वो आप फाइंड आउट कर सकते हो। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। तो देखिए वही लिखा है यहाँ पे कि हियर जी जो है इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, इसको कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी बोला जाएगा स्टूडेंट्स, एंड इज कॉल्ड द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और इसको ये भी बोला जाता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ये जी सिर्फ एक कांस्टेंट है जिसका वैल्यू मिलने के बाद सारा समझिए सारा स्टोरी शुरू हो जाएगा, इनके बीच का जो फोर्स है वो पता चलना शुरू हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अभी आगे क्या लिखा है कि द अबव लॉ मीन्स दैट इफ़ द मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट, अब ये लॉ आप ध्यान से समझिए, उसके बाद ये मैं आपको समझा रहा हूँ कि फोर्स अगर आपको फाइंड आउट करना है तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल जो कांस्टेंट है उसका वैल्यू लिखिए, दोनों के मास को मल्टीप्लाई करिए, डिवाइड करिए दोनों के डिस्टेंस के स्क्वायर से, सबको सॉल्व करिए, इन दोनों बॉडी के बीच में जितना फोर्स है वो आपको पता चल जाएगा। अब यहाँ पे और क्या लिखा है कि द अबव लॉ, ये जो लॉ है मीन्स दैट इफ़ द मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज़ डबल, अब ये जो दो ऑब्जेक्ट हैं इन दोनों में से किसी एक ऑब्जेक्ट का मास अगर आप डबल कर देते हो, तो इन्होंने क्या बोला है कि द फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो डबल्स। तो आपको ये बोला है कि तब उन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में, जैसे अगर ये मास m1 है ये m2 है, अब इन दोनों में से किसी एक को, चाहे इसको, अगर इसके मास को आप डबल कर देते हो तो जो भी फोर्स इनके बीच में पहले था वो फोर्स भी डबल हो जाता है। मैं आपको बताऊंगा थोड़ा सा, यहाँ पे इतना समझिए कि अगर इन दोनों बॉडी में से किसी एक बॉडी के मास को अगर आप डबल करते हो तो दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स पहले था अब वो फोर्स भी डबल हो जाएगा। और दूसरी बात क्या बोला कि ऑल्सो इफ़ द डिस्टेंस इज डबल्ड, अब ये जो डिस्टेंस है अगर ये डिस्टेंस भी डबल कर दोगे आप तो अब क्या होगा, द फोर्स डिक्रीजेज बाय ए फैक्टर ऑफ 4, तब इनके बीच का जो फोर्स है ना वो बढ़ने से कम होएगा, क्योंकि हमने देखा कि वो इन्वर्स रिलेशन फॉलो कर रहा है, तो वो 4 के फैक्टर से कम होगा, 4 गुना कम हो जाएगा। वो जो फोर्स डबल हो रहा था मास को, किसी एक बॉडी के मास को डबल करने पे, किसी एक बॉडी के मास को डबल करने पे वो डबल हो रहा था फोर्स, लेकिन डिस्टेंस को डबल करने पे वो फोर्स डबल नहीं 4 टाइम्स कम हो जा रहा है। अब ये कैसे होता है ये आपको समझना है। चलिए इसको समझते हैं। जैसे फर्स्ट कंडीशन देखते हैं कि द अबव लॉ मीन्स दैट इफ़ द मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज़ डबल, इन दोनों में से किसी एक ऑब्जेक्ट का मास अगर आप डबल करते हो, द फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो डबल्स, तो दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स है वो भी डबल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसा समझिए कि जो m1 है मास 1 ये 8 kg है, आप समझिए कि ये 8 kg है, और m2 जो मास है वो आप समझिए 3 kg है। तो अब अगर आप दोनों का प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हो, मतलब m1 को मल्टीप्लाई करते हो m2 को, तो ये हो जाएगा 8 kg मल्टीप्लाई बाय 3 kg,
जिसमें से 3 8 = 24 और kg इंटू के जी का स्क्वायर हो जाएगा। ये भी याद रखिए, ये यूज़ होने वाला है। तो देखिए अब दोनों के मास का जो प्रोडक्ट था वो आपको कितना मिला, 24 kg² मिला। अब यहाँ पे आप ये चीज़ मान के चलिए कि जब ये दो बॉडी का वेट जो था वो 24 kg² था, 24 kg² था, तब समझिए अगर उसके ऊपर 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा था, ऐसा मान के चलिए कि तब हमने ये फाइंड आउट किया था कि उसके ऊपर जो फोर्स था वो 2 न्यूटन का था। मतलब आप एक कंडीशन समझ के चलिए कि आपके पास जो दो बॉडीज़ थे उसमें से एक का वेट, एक का मास 8 kg था, दूसरे का मास 3 kg था, और इन दोनों पे जो फोर्स अप्लाई हो रहा था, इन दोनों के बीच में जो फोर्स अप्लाई हो रहा था वो 2 न्यूटन का था। तो इन्होंने क्या बोला कि अब अगर किसी एक ऑब्जेक्ट का मास अगर आप डबल कर दोगे तो फोर्स भी डबल हो जाएगा। अब सिंस ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो ये एक जैसा करेंगे। मतलब अगर 24 पे 2 न्यूटन का फोर्स है तो इसका डबल अगर करेंगे तो ये भी डबल हो जाएगा, क्योंकि प्रोपोर्शनैलिटी का यही मतलब होता है कि एक जिस हिसाब से इंक्रीज़ होता है दूसरा भी सेम इंक्रीज़ होगा। अगर ये डबल होगा तो ये भी डबल होगा, ये 4 टाइम होगा तो ये भी 4 टाइम होगा। तो 24 का डबल कितना है, 48। अगर 48 किलोग्राम स्क्वायर का अगर इन दोनों का प्रोडक्ट आता है तो समझिए कि वहाँ पे जो फोर्स अब लगेगा उनके बीच में वो 4 न्यूटन का रहेगा। तो कैसे, जैसे इसको अगर आप डबल करते हो, क्योंकि किसी एक बॉडी के मास को अगर आप डबल करते हो, यहाँ पे लिखा था अबव लॉ मीन्स दैट इफ द मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल, किसी एक ऑब्जेक्ट के मास को डबल करिए। तो अगर इसको डबल करते हो तो क्या हो रहा है, देखिए ये अब बन जाएगा 16 kg, मास 1 16 kg हो जाएगा। तो 16 kg हो गया कब, आपने एक बॉडी के मास को जब डबल किया। लेकिन पहले वाला बॉडी तो 3 kg है, अब 16 इंटू 3 कितना हो रहा है, 48 हो रहा है। तो इसका मतलब है कि अगर एक को आपने डबल किया तो जो वेट आया वो 48 किलोग्राम का स्क्वायर आया। तो 20 उसके हाफ में जब 2 न्यूटन का फोर्स उनके दोनों बॉडीज़ के बीच में आ रहा था, तो इसका मतलब है कि ये डबल हुआ तो फोर्स भी डबल हो जाएगा। अब इस बॉडी को छोड़ देते हो, अगर आप इसको डबल ना करके अगर इसको डबल करते हो, आप 3 2 6 करते हो, 3 kg का है सेकेंड बॉडी, आप उसको 6 कर देते हो, डबल करते हो, तो 3 2 6 है, 6 8 48 वापस से हो रहा है। किसी एक को डबल करते हो, इसको डबल करके इससे मल्टीप्लाई करोगे तो भी 48 हो रहा है, इसको डबल करके इससे मल्टीप्लाई करो तो भी 48 हो रहा है। तो 24 किलोग्राम स्क्वायर पे अगर 2 न्यूटन का फोर्स आ रहा है, क्योंकि डायरेक्ट वेरिएशन का रिलेशन है, याद रखिए न्यूटन ने बता दिया है कि प्रोडक्ट ऑफ मासेस में डायरेक्ट वेरिएशन है। तो जैसा जैसा ये इंक्रीज़ होता है वैसे ये इंक्रीज़ होगा। इसको अगर 10 टाइम इंक्रीज़ करोगे तो दोनों के बीच का फोर्स भी 10 टाइम आ जाएगा। तो ये एक चीज़ हो गया। लेकिन दूसरा क्या बोला है कि ऑल्सो इफ़ द डिस्टेंस इज डबल्ड। लेकिन अब हम बात करेंगे अगर डिस्टेंस का, अब डिस्टेंस के साथ रिलेशन क्या है, इन्वर्स का, ये आप याद रखिए। तो ऑल्सो इफ द डिस्टेंस इज डबल्ड द फोर्स डिक्रीजेज बाई ए फैक्टर ऑफ 4। अब देखिए फिर से आप समझिए, किसी एक मास को जब आपने डबल किया तो पूरा फोर्स डबल हो गया। लेकिन अगर आप डिस्टेंस को डबल करते हो तो फोर्स 4 टाइम कम हो जा रहा है, 4 गुना कम हो जा रहा है। अब ये कैसे हो रहा है ये आपको समझना है। चलिए इसके बाद का एग्जाम्पल देखते हैं। तो चलिए इसको समझने के लिए थोड़ा सा वैल्यूज़ में चेंज करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल ऐसा समझिए कि आपके पास जी का वैल्यू है, आपके पास एम का वैल्यू है, मास 1 है, आपके पास मास 2 है, आप तीनों को मल्टीप्लाई कर रहे हो, उसके बाद आपको डिस्टेंस से ये रिलेशन आपको फाइंड आउट करना है। तो इस बार आप समझिए कि तीनों का वैल्यू आपके पास है और फिर कितना फोर्स उसके ऊपर आने वाला हो वो हम फाइंड आउट करेंगे। तो इन तीनों को मिला के आप समझिए कि कितना हो रहा है, 48 हो रहा है। ऐसा समझिए कि इसको प्लस ये मल्टीप्लाई बाय ये, आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करने पर अगर आपको 48 मिल रहा है, मतलब ऊपर आ जाएगा 48। और फिर डिस्टेंस की बारी आई तो इन्होंने क्या बोला कि अगर डिस्टेंस को अगर आप डबल करते हो तो फोर्स जो है वो फैक्टर ऑफ 4 से कम होता है। फिलहाल हम डबल नहीं करते। फॉर एग्जांपल हमारा फर्स्ट कंडीशन में हमने डिस्टेंस 2 लिया था, तो आपको फॉर्मूले के हिसाब से 2 का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो आपको कितना न्यूटन का फोर्स मिलेगा, देखिए सपोज कर इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो 48 आया। डिस्टेंस हमने 2 मीटर लिया था इनिशियल में फर्स्ट टाइम में, लेकिन फॉर्मूले में 2 का स्क्वायर है तो आपने 2 का स्क्वायर किया तो 2 2 ज़ा 4 हो रहा है। तो ये 48 डिवाइड बाय 4 आएगा, जिसका मतलब आएगा 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, तो 12 न्यूटन। तो आप इतना समझिए कि जब आपने डिस्टेंस 2 लिया था तो आपको जो दोनों के बीच में, दोनों बॉडीज़ के बीच में जो फोर्स आ रहा था वो 12 न्यूटन का आ रहा था। लेकिन इन्होंने क्या बोला कि जब आप डिस्टेंस को डबल करोगे तो फोर्स 4 टाइम कम हो जाएगा, 4 टाइम कम हो जाएगा, वही आपको समझना है। तो हम क्या करते हैं, सेकेंड केस में फोर्स फाइंड आउट करने चल रहे हैं। ऊपर सपोज देखिए आपको डिस्टेंस में चेंजेस करना है, मास में तो चेंज नहीं करना है, तो ये तो सेम ही रहेगा 48। लेकिन डिस्टेंस आपने जो 2 मीटर लिया था, अब सपोज करिए आपने 4 मीटर ले लिया है, तो क्या आपने डिस्टेंस को डबल किया? तो हाँ, आपने डिस्टेंस को डबल किया, लेकिन फॉर्मूले में डिस्टेंस का स्क्वायर है तो आपको 4 का स्क्वायर करना पड़ेगा। अब इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो यहाँ पे 48 रहेगा, 4 का स्क्वायर 4 4 ज़ा 16 हो रहा है। 16 को अगर आप कैंसिल करते हो 16 3 ज़ा 48 आता है, तो आपको मिला कितना, देखिए 3 न्यूटन।
तो जब डिस्टेंस 2 मीटर था तो दोनों बॉडीज़ के बीच में 12 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो रहा था, अट्रैक्शन फोर्स। लेकिन डिस्टेंस को जब आपने डबल कर दिया, 2 से आपने 4 कर दिया, तो आपको जो फोर्स मिला वो 3 न्यूटन मिला। 12 न्यूटन ज़्यादा था, 3 न्यूटन कम हुआ, ये आपको समझ में आ गया, डिक्रीज़ हो गया। अब कितना कम हुआ देखिए, 12 न्यूटन था और 3 न्यूटन मिला, 3 1 3, 3 4 12, 4 टाइम कम हो गया। देखिए 12 का 4 टाइम कम हुआ। तो यही यहाँ पे बताया कि ऑल्सो इफ़ द डिस्टेंस इज डबल, अगर आप डिस्टेंस डबल करते हो तो द फोर्स डिक्रीजेज बाय ए फैक्टर ऑफ 4। तो फोर्स क्या होता है, बाय ए फैक्टर ऑफ 4 से डिक्रीज होएगा। तो प्रोडक्ट ऑफ मास अगर इंक्रीज करोगे, किसी एक मास को अगर आप डबल करोगे तो फोर्स डबल होता है, लेकिन अगर डिस्टेंस को डबल करोगे तो फोर्स 4 टाइम कम होता है। ये न्यूटन ने बताने की कोशिश की। तो चलिए अब इसके बाद आगे देखते हैं। देखिए आगे क्या लिखा है कि इफ़ द टू बॉडीज़ आर स्पेरिकल, जैसे ये दो बॉडी है और दोनों स्पेरिकल है, राउंड है, द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज ऑलवेज अलॉन्ग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स। तो ये फोर्स कहाँ पे फील करेंगे, इनको यहाँ से फोर्स लग रहा है, यहाँ से फोर्स लग रहा है, कौन से डायरेक्शन से इनको फोर्स लगेगा, तो वो डायरेक्शन रहेगा इसके सेंटर से इसके सेंटर को जब आप ज्वाइन करोगे तो उस फील्ड में रहेगा। मतलब यहाँ पे इनको फोर्स महसूस हो रहा है, ये इनका जो फोर्स है वो यहाँ पे हो रहा है, सेंटर पे हो रहा है। तो देखिए इफ़ द टू बॉडीज आर स्पेरिकल द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज ऑलवेज अलॉन्ग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स ऑफ द टू बॉडीज एंड एट द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर इज टेकन टू बी डी। और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो डी लिया जा रहा है, आर भी लिया जाता है कहीं कहीं पे, आपको डी देखना है, आपके यहाँ पे डी है तो डी है। तो यहाँ पे समझना ये है कि जैसे आपने किसी को अगर हाथ पकड़ के खींचा है तो उसको जो फोर्स उसको फील होगा वो हाथ पे फील होगा, ना कि उसके लेग पे होएगा, पैर पे होएगा। तो उसी तरह इसको फोर्स कहाँ पे फील हो रहा है, तो इसके सेंटर से इसके सेंटर को जो आप ज्वाइन करोगे लाइन, वो उनका फोर्स का वो फोर्स वहाँ पे उनको मिलेगा, मतलब वो फोर्स वो फील करेंगे। लेकिन कब, जब बॉडीज स्पेरिकल रहेंगे, राउंड रहेंगे। और वही यहाँ पे लिखा है कि इफ़ द टू बॉडीज आर स्पेरिकल द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स का जो डायरेक्शन रहेगा इज़ ऑलवेज अलॉन्ग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर। तो जो लाइन आप ज्वाइन करोगे वहाँ पे फोर्स का डायरेक्शन रहेगा, इसका डायरेक्शन इस तरफ रहेगा, इसका डायरेक्शन इस तरफ रहेगा। ये आपको मैंने पहले बता दिया। तो लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स ऑफ द टू बॉडीज एंड द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स इज टेकन टू बी डी। यहाँ पे ये बोला है कि दोनों बॉडीज़ का जो डिस्टेंस है वो आपको क्या लेना है, डी लेना है। लेकिन देखिए एक कंडीशन और बोला है कि इन केस व्हेन द बॉडीज़ आर नॉट स्पेरिकल, लेकिन हर बॉडी स्पेरिकल होता है ऐसा तो नहीं है। और हर बॉडी, चाहे वो रेगुलर शेप का हो चाहे इरेगुलर शेप का हो, हर बॉडी दूसरे बॉडी को अपनी तरफ खींच रहा है, ये हमने ऑलरेडी देखा है। तो यहाँ पे हमने स्पेरिकल बॉडी का एग्जांपल लिया था और वही चीज़ यहाँ पे लोग प्रूव करें कि इन केस व्हेन द बॉडीज आर नॉट स्पेरिकल और हैव इरेगुलर शेप, तो अगर वो स्पेरिकल नहीं है, राउंड नहीं है और उनका शेप जो है वो इरेगुलर है, देन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज अलॉन्ग द लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर्स ऑफ मास। तो अब इन्होंने क्या बोला कि उस केस में जो फोर्स का जो डायरेक्शन रहेगा वो कहाँ रहेगा, वो उस लाइन पे रहेगा जो क्या कर रहा है, उनके सेंटर ऑफ मास को ज्वाइन कर रहा है। अब सेंटर ऑफ मास क्या होता है मैं आपको थोड़ा अभी बताने वाला हूँ। फिर आगे क्या लिखा है कि एंड डी इज टेकन टू बी द डिस्टेंस बिटवीन द टू सेंटर्स ऑफ द मास। यहाँ पे भी इस केस में भी आप क्या करोगे, चाहे रेगुलर बॉडीज हो, मतलब स्पेरिकल बॉडीज हो, दोनों के बीच का डिस्टेंस आप डी लोगे, और चाहे इरेगुलर हो, दोनों के बीच का डिस्टेंस आप डी लोगे। यहाँ पे आपको ये समझना है कि अब हम जो देखने चल रहे हैं वो सेंटर ऑफ मास समझने वाले हैं, क्योंकि अगर बॉडी इरेगुलर है, उनका शेप अगर कुछ भी है, कैसा भी टेढ़ा मेढ़ा है, तो उनके बीच में उनको वहाँ पे जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है वो कहाँ पे आता है, तो वो यहाँ पे क्या बोला है कि उस लाइन पे जाता है जो सेंटर ऑफ मास को ज्वाइन कर रहा है। तो सेंटर ऑफ मास क्या मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे देखिए ये एक फिगर आप देख रहे हो, यहाँ पे एक टॉय है जो बर्ड है। अब बर्ड का देखिए हर जगह पे सेम जैसा मास नहीं है, हो सकता है कि यहाँ पे मास कम है, यहाँ पे मास ज़्यादा है, यहाँ पे। तो इसने क्या किया है, इसके जो बीक है, जो इसका चोंच है, उसके ऊपर उसने हाथ रखा है और ये बराबर बैलेंस हुआ है। इसको अगर आप थोड़ा और दूसरे टॉय में देखोगे तो इस तरह दिख रहा है। अब देखिए पूरा बैलेंस हुआ है, यहाँ पे कुछ अलग फोर्स है, हो सकता है ऐसा भी अगर बराबर प्रोपोर्शन में नहीं आया तो यहाँ पे फोर्स कम हो गया है, यहाँ पे फोर्स ज़्यादा हो गया, यहाँ पे कुछ और हो गया, यहाँ पे कुछ और हो गया, लेकिन बैलेंस यहाँ पे हो रहा है। देखिए यहाँ पे रखने के बाद ये एकदम एग्जैक्टली बैलेंस हो रहा है। तो अगर ये दो ऑब्जेक्ट को अगर आप बाजू बाजू में रखोगे, अगर इन दोनों ऑब्जेक्ट को अगर बाजू बाजू में रखोगे तो न्यूटन्स के यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से इन दोनों के बीच में भी एक फोर्स होएगा, और वो फोर्स का जो डायरेक्शन रहेगा वो इससे यहाँ तक रहेगा। देखिए ये डायरेक्शन रहेगा, यहाँ कहीं डायरेक्शन नहीं रहेगा, क्योंकि इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो यहाँ पे आ रहा है, और वही सेंटर ऑफ मास उसी को बोलते हैं जहाँ पे वो बैलेंस हो जाता है एकदम। उसी तरह अगर आपके पास एक रूलर, एक स्टिक है सपोज, तो आप अगर सेंटर पे इसको रखोगे तो वो एकदम बैलेंस रहेगा। तो इसका जो मास है, सेंटर ऑफ मास, वो ये है। लेकिन अगर आप क्या करते हो,
यहाँ पे कोई एक हैवी ऑब्जेक्ट वहाँ पे लगा देते हो और फिर यहाँ पे अगर आप बैलेंस करने की कोशिश करोगे तो बिल्कुल नहीं होगा, ये नीचे की तरफ गिर जाएगा। इसलिए इसका जो सेंटर ऑफ मास है अब यहाँ से हट के वो इस तरफ आ जाएगा स्टूडेंट्स, इस तरफ कहीं पे तो आपको मिलेगा। यहाँ पे अगर आप उंगली रखोगे या हो सकता है एकदम क्लोज पे, यहाँ पे अगर रखोगे तब जाके दोनों बैलेंस होएगा। तो अगर ऐसे ऑब्जेक्ट को अगर आप रखोगे, सपोज करिए आप ये ऑब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट में आप ये चाहते हो कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहाँ पे, तो ये लाइन को ज्वाइन करेगा, ना कि अब यहाँ पे आने वाला है। तो ये कब होता है, जब शेप इरेगुलर होता है, ये आपको मैंने बताया। चलिए उसके बाद आगे देखिए क्या लिखा है कि फ्रॉम इक्वेशन 2, ये जो इक्वेशन 2 है, इट कैन बी सीन दैट द वैल्यू ऑफ जी, ये जो वैल्यू ऑफ जी है, इज़ द ग्रेविटेशनल फोर्स, ये वो फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है एक्टिंग बिटवीन टू यूनिट मासेस। अब देखिए यूनिट मासेस मतलब क्या, अब आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करना है आगे, तो आपको एक सिंपल वे चाहिए। इसके लिए अब यहाँ पे यूनिट मास रखा जा रहा है, मतलब मास 1 को बॉडी का जो ये इसका 1 kg रख लीजिए, इसको भी 1 kg रख लीजिए और इसको 1 मीटर रख लीजिए, जिसको आप बोलेंगे यूनिट मासेस। तो अगर ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, तो वो जो फोर्स रहेगा वो क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगा। देखिए ये भी 1 है, मल्टीप्लाई बाय ये भी 1 है, डिवाइड बाय ये भी 1 है, 1 का स्क्वायर भी 1 मिलेगा। तो ये जब सब 1 हो जाएगा तो F विच इज़ इक्वल टू जी इंटू 1, मतलब F विच इज़ इक्वल टू जी, मतलब उन दोनों के बीच में जो फोर्स रहेगा, अगर ये 1 kg का है और ये भी 1 kg का है और इनके बीच का डिस्टेंस भी 1 मीटर है, तो इनके बीच में जो फोर्स अप्लाई होगा वो वही जी रहेगा, जो आप जिसको आपने कांस्टेंट समझा है। वो कांस्टेंट हमको फाइंड आउट करने का था, मैंने आपको बोला था, वो नहीं पता था, न्यूटन को भी नहीं पता था। लेकिन अगर यूनिट मास रखेंगे तो वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और फोर्स जो इनके बीच में वो एक ही चीज़ रहेगा। तो वही यहाँ पे लिखा है कि फ्रॉम इक्वेशन 2 इट कैन बी सीन दैट द वैल्यू ऑफ जी का जो वैल्यू है इज द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू यूनिट मासेस केप्ट एट ए यूनिट डिस्टेंस अवे फ्रॉम ईच अदर। मतलब अगर ऐसा यूनिट में चलते हो तो द वैल्यू ऑफ जी जो है ये कैसे मिलेगा, इज इक्वल टू द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू मासेस, इन दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये एफ के बराबर है। कब है, जब दोनों का मास 1 kg रखा गया है और दोनों का बीच का जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर रखा गया है। तो इसमें जो इसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इन दोनों के बीच का, मतलब ये दोनों सेम हो जाएंगे, ऐसा समझिए। अब इसका वैल्यू अगर मिल जाता है तो आपका कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। और इसके वैल्यू को दिया किसने, देखिए इसके वैल्यू को दिया है हेनरी कैवेंडिश ने, ये आपको याद रखना है। मैं आपको बताता हूँ, देखिए क्या लिखा है कि शो दैट इन एसआई यूनिट द यूनिट ऑफ जी इज़ न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम। हमको ये बोला है कि आप बताइए कि एसआई यूनिट में जो जी का जो यूनिट है, जी का वो ये है न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम पर किलोग्राम स्क्वायर, ऐसा समझिए। जैसे मास का कितना है किलोग्राम है, डिस्टेंस का कितना है मीटर है, तो जी का कितना है, जी का यूनिट क्या है। जैसे इसका यूनिट मीटर में मिल गया और मास का यूनिट आपको किलोग्राम में मिल गया, तो आपको ये बताना है कि जी का यूनिट जो है, देखिए जी का यूनिट यही है क्या, न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम पर किलोग्राम स्क्वायर, पर ये आपको शो करने को बोला, मैं आपको बताऊँगा यहाँ पे। उसके आगे क्या लिखा था, वैल्यू ऑफ जी वॉज फर्स्ट एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड बाय हेनरी कैवेंडिश। तो याद रखिए एक्सपेरिमेंटली, इजीली नहीं, काफ़ी बहुत वो लगा है उनको, मेहनत लगा, एक्सपेरिमेंटली किया, ऐसे हवे में नहीं बताया। और हेनरी कैवेंडिश ये फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक्सपेरिमेंटली ये प्रूव किया कि जो जी है, जो कांस्टेंट है, उसका वैल्यू होता है 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। और ये आपको प्रूव भी करना है कि जी का जो यूनिट होता है वो यही होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम पर किलोग्राम स्क्वायर। तो उसका वैल्यू देखिए कितना है, 6.673 इंटू 10⁻11 -11। अब -11 का समझिए कि 1 के बाद कितना आपको 11 0 करना है और ऊपर 6,673 करना है, तो कितना हो जाएगा छोटा, 0.000000, कितना छोटा फोर्स होता है। लेकिन आप ये समझिए कि इतना छोटा फोर्स होता ज़रूर है, लेकिन दो बॉडी के मास अगर बढ़ेंगे तो फोर्स बढ़ जाएगा, ये याद रखिए। अभी अगर अर्थ का और मून का अगर आप एग्जांपल लोगे तो दोनों के मासेस बहुत ज़्यादा हैं, तो इसका मतलब वो जो अट्रैक्शन फोर्स है दोनों के बीच में, वो अब ये नहीं रहेगा, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो ये आपको समझना है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरह जी का जो वैल्यू है, जी का जो यूनिट है वो न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम पर किलोग्राम स्क्वायर आता है। देखिए फोर्स को आप न्यूटन में काउंट करते हो, मास को आप किलोग्राम में करते हो, ये मास को भी आप किलोग्राम में करोगे। मास इंटू मास है, मतलब ये किलोग्राम का स्क्वायर है। डिस्टेंस को आप मीटर में करोगे, लेकिन डिस्टेंस का स्क्वायर है तो ये मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये है मीटर का स्क्वायर और ये दोनों है केजी का स्क्वायर और ये है न्यूटन। अब आपको अगर जी का यूनिट चाहिए तो आप क्या करिए, जी को यहाँ पे रखिए और इन सबको यहाँ पे भेजिए,
तो सपोज़ ये इक्वल का साइन मैंने यहाँ पे लिखा, ये g को मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये f को मैंने यहाँ पे लिखा, ये d स्क्वायर जब वहाँ पे जाएगा तो मल्टीप्लाई बाय d स्क्वायर हो जाएगा, और ये m1 इंटू m2 जो ऊपर है वो यहाँ पे आएगा तो m1 इंटू m2 यहाँ पे आ जाएगा। अब आपको पता है कि d स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर, f फोर्स मतलब न्यूटन, मतलब ये बन जाएगा न्यूटन और मीटर स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2 किलोग्राम का स्क्वायर है तो ये बन जाएगा किलोग्राम का स्क्वायर, और जब आप इसको ऊपर लेके आओगे तो ये बन जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम -2 का मतलब नीचे है, वो किलोग्राम में स्क्वायर में नीचे है और ऊपर जाएगा तो -2 में हो जाएगा। तो इस तरह आप ये प्रूव कर सकते हो। चलिए इसके बाद एक लास्ट पार्ट है वो देख लेते हैं। क्या लिखा देखिए, द सेंटर ऑफ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द पॉइंट इनसाइड और आउटसाइड द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे ये बोला कि द सेंटर ऑफ मास जो अभी हमने देखा था किसी भी ऑब्जेक्ट का वो दो जगह पे हो सकता है, तो इज द पॉइंट या तो इनसाइड हो सकता है ऑब्जेक्ट के या तो आउटसाइड भी हो सकता है ऑब्जेक्ट के। अब ये कैसे समझेंगे कि और आउटसाइड द ऑब्जेक्ट एट विच द टोटल मास ऑफ द ऑब्जेक्ट कैन बी अज्यूम्ड टू बी कॉन्सेंट्रेटेड। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर ये एक ऑब्जेक्ट ले रहे हो तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है, अगर ये इसकी डेंसिटी सेम है हर जगह पे, अगर हर जगह पे इसकी डेंसिटी का मेन इंपॉर्टेंस है, जैसे यहाँ पे लिखा है देखिए आगे कि द सेंटर ऑफ मास ऑफ स्पेरिकल ऑब्जेक्ट हैविंग यूनिफॉर्म डेंसिटी, अगर हर जगह पे डेंसिटी यूनिफॉर्म है तो वो ज्योमेट्रिकल सेंटर जो जैसा अर्थ का आपने देखा या जो स्पेरिकल बॉडी देखा तो उसका जो सेंटर रहेगा वही उसका सेंटर ऑफ मास भी रहेगा। और इसीलिए लिखा है द सेंटर ऑफ मास ऑफ एनी ऑब्जेक्ट हैविंग यूनिफॉर्म डेंसिटी। कोई भी ऑब्जेक्ट हो अगर उसका डेंसिटी यूनिफॉर्म है तो उसका जो सेंटर ऑफ मास रहेगा वो उसका सेंट्रॉइड रहेगा, वो उसके सेंटर पार्ट पे रहेगा। तो अगर इस ऑब्जेक्ट का ये डेंसिटी सेम है तो इसका सेंटर ऑफ मास जो रहेगा वो यहाँ पे कहीं पे रहेगा। लेकिन अगर ऐसा आपके पास चार ऑब्जेक्ट है और आपने क्या किया, इसको किसी तार से या किसी रॉड से आपने इसको ज्वाइन कर दिया, ऐसा भी ज्वाइन कर दिया और ऐसा भी ज्वाइन कर दिया। अब अगर आपने यहाँ पे हैंग किया रस्सी से तब ये दोनों बैलेंस रहेंगे चार के चारों। तो इसका सबका जो सेंटर ऑफ मास है वो आप समझेंगे तो यहाँ पे आया है, क्योंकि अगर आप इसको हैंग करेंगे रस्सी से तब जाके एकदम बैलेंस लगेगा। तो ये सारे ऑब्जेक्ट का जो सेंटर ऑफ मास था इनको छोड़ के आउटसाइड में आ गया। तो सेंटर ऑफ मास आउटसाइड भी हो सकता है और वो इनसाइड भी हो सकता है। अगर एक एक ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तो इनसाइड में आ जाएगा जहाँ पे आप क्रॉस करके इंटरसेक्शन पॉइंट पाओगे। और दूसरी बात है कि अगर ये ऑब्जेक्ट का डेंसिटी हर जगह पे सेम है तो सेंटर में रहेगा, लेकिन अगर यहाँ पे कुछ ज़्यादा पार्टिकल्स आ गए हैं, ज़्यादा डेंसिटी ज़्यादा हो गया है तो इस तरफ थोड़ा सा मास बढ़ जाएगा और इसका जो सेंटर है वो कहीं पे यहाँ पे आने लगेगा। तो अगर इक्वल डेंसिटी है, द सेंटर ऑफ मास ऑफ एनी ऑब्जेक्ट हैविंग यूनिफॉर्म डेंसिटी है तो वो सेंट्रॉइड पे रहेगा, लेकिन अगर यूनिफॉर्म डेंसिटी नहीं है तो वो सेंट्रॉइड पे नहीं आएगा। ये आपको याद रखना है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही देखना था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।